हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? सो दिस चैनल पल्लवी पाठशाला इज मीन फॉर दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एनटी यूजीसी नेट JRF, and today I am going to deal with the West Bengal state eligibility test of previous paper 2018. इसके पहले ऑलरेडी दो वीडियोस 2 to 3 वीडियोस आ चुके हैं जिनमें 20 क्वेश्चंस करके मैंने 60 क्वेश्चंस को डील कर रखा है। आज मेरी कोशिश रहेगी कि मैं बचे हुए जो क्वेश्चंस हैं उनको डील कर दूं। अगर बच जाती है तो कल भी मैं यही WB सेट का प्रीवियस पेपर को डिस्कस करूँगी। ओके, एंड जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को। अगर आपको कंटेंट बेस्ट लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगती है तो, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। और ये जो क्वेश्चन है अगर आज कंप्लीट कर लेती हूँ तो कंप्लीट करने के बाद मैं इसका जो PDF है और आंसर की मैं दोनों अपने जो ऐप है पल्लवी पाठशाला उस पर अपलोड कर लूँगी। तो जिन लोगों ने मेरे ऐप को डाउनलोड नहीं किया है वो भी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, एंड वहाँ पे स्टडी मटेरियल के अंदर उन्हें ये मिल जाएगी। ओके, वैसे भी मैं जो भी फ्री क्लासेस लेती हूँ अभी से इस समय से अब से जो भी मैं फ्री क्लासेस लूँगी उनकी स्टडी मटेरियल्स मैं वहाँ पे अपलोड करती जाऊँगी, तो आप वहाँ से भी पिक कर सकते हो स्टडी मटेरियल। ओके, सो चलो विदाउट डिले लेट्स जस्ट स्टार्ट द कंसेप्ट। ऑलरेडी हम लोगों ने 60 क्वेश्चंस कर रखे हैं, तो आज हमारा जो क्वेश्चंस का सीक्वेंस होगा वो 61 से होगा। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन, डेलिक्वेंसी एक जुवेनाइल है मिसकंडक्ट दैट माइट बी डील्ड विद अंडर द लॉ। ठीक है, ये एक स्टेटमेंट है जिसके क्वेश्चन ये एक स्टेटमेंट के टर्म पे है और पूछ रहा है ये स्टेटमेंट किसने दिया है। तो ये स्टेटमेंट जो है फ्रीडलैंडर ने दिया है ये स्टेटमेंट। ठीक है, सिरिल बर्डविस्टेल का तो अपना जो हम लोग इंटेलिजेंस थ्योरी के अंदर पढ़ते हैं वो है, और ऑकबर्न का जो टर्म है वो कल्चरल लैग के अंदर आता है। इसके अंदर आता है कल्चरल लैग। एक सेकेंड, कल्चरल लैग के अंदर आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है अ चाइल्ड हु यूजुअली रीड्स ऑन को नो पढ़ता है, 31 को 13 लगता है, एंड हियर्स D as B, वो चाइल्ड क्या है? तो ऑफ कोर्स अ चाइल्ड विद डिसेबिलिटी, अ चाइल्ड विद मल्टीपल डिसेबिलिटीज, अ लर्निंग डिसेबल्ड चाइल्ड, या अ चाइल्ड विद स्पेशल लर्निंग डिसेबिलिटी। तो डिसेबिलिटी तो एक बहुत बड़ा ब्रॉडर टर्म है, वो हर तरीके की डिसेबिलिटीज हो सकती है, तो ये तो होगा नहीं। मल्टीपल डिसेबिलिटी भी नहीं होगा ये। लर्निंग डिसेबल्ड चाइल्ड और स्पेशल लर्निंग डिसेबिलिटी की बात करते हैं तो कहीं ये स्पेशल लर्निंग डिसेबिलिटी कुछ नहीं होता, ये एक लर्निंग डिसेबल्ड चाइल्ड है जिनको लर्न करने में दिक्कत होता है, जिनको रीडिंग में दिक्कत आती है, जिनको राइटिंग में दिक्कत आती है, तो वो है। तो इसलिए यहाँ पे क्या है हमारा रीडिंग डिसेबल वाला बच्चा है ये, इसीलिए ये अ लर्निंग डिसेबल्ड चाइल्ड है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। द बेसिक पर्पस ऑफ इंटरप्रिटिंग द करिकुलम इवैल्यूएशन रिजल्ट इज टू, यानी बेसिक पर्पस क्या है? करिकुलम को के इवैल्यूएशन को इंटरप्रिटेट करने का, यानी हम कैसे इंटरप्रेट करते हैं, क्यों करते हैं करिकुलम इवैल्यूएशन? क्या लर्नर के पोटेंशियल को जज करने के लिए? नहीं। क्या प्रिपेयर करते हैं गाइड मैप फॉर इंस्टीट्यूशनल इंप्रूवमेंट, इंस्टीट्यूशन का इंप्रूवमेंट के लिए एक सिंपल से गाइड मैप बनाते हैं, ये करने से इंस्टीट्यूशन का इंप्रूवमेंट होगा? नो। क्योंकि करिकुलम इवैल्यूएशन की बात करें, क्या जज करते हैं इफेक्टिवनेस ऑफ एजुकेशनल प्रोग्राम, या फिर प्रिपेयर करते हैं रिपोर्ट टू इंडिकेट इंस्टीट्यूशनल प्रोग्रेस? तो जब हम लोग बात करते हैं इंडिकेट इंस्टीट्यूशनल प्रोग्रेस की, तो ये भी नहीं होगा। कौन सा ऑप्शन हमारा होगा? जज द इफेक्टिवनेस ऑफ एजुकेशनल प्रोग्राम। ठीक है, जज द इफेक्टिवनेस ऑफ, यानी एजुकेशनल प्रोग्राम को जज करना चाहते हो कितना इफेक्टिव है, इसलिए हमारा ये होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एडिक्वेट गाइडेंस प्रोग्राम इज द बेटर फॉर्म ऑफ, एक अच्छा गाइडेंस प्रोग्राम किस चीज का बेटर फॉर्म है? प्रिवेंटिव मेजर, क्यूरेटिव मेजर, प्रिस्क्रिप्टिव मेजर या करेक्टिव मेजर्स? सोचो आप लोग। तो बिल्कुल आज यहाँ देखते हैं, जो गाइडेंस प्रोग्राम है वो एक प्रिवेंशन मेजर का फॉर्म है। क्यों प्रिवेंशन, ये समझो। करेक्टिव, क्या हम गाइडेंस से किसी को करेक्ट करने की कोशिश करते हैं? नहीं। क्या हम कुछ प्रिस्क्राइब कर देते कि ये चीजें हैं, इसको फॉलो कर लो, हो जाएगा? नो। क्या हम क्योर करते हैं? कोई चीज फंस गया उसको क्योर कर रहे हैं, वो तो हम काउंसलिंग में करने की कोशिश करते हैं। वो किसी प्रॉब्लम से फेस कर रहा है तो उसको काउंसिल करते हैं ताकि वो बाहर निकल सके। लेकिन गाइडेंस से हम प्रिवेंट करने की कोशिश करते हैं, प्रिवेंट कर रहे होते हैं उसको कि उसका जो वो प्रॉब्लम्स है वो क्या हो जाए, वो सॉल्व हो जाए, है ना। प्रिवेंट, पहले ही गलती रोकने से स्टॉप कर देते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, अ स्टूडेंट विद एन अचीवमेंट स्कोर ऑफ 72 ऑब्टेन्ड अ परसेंटाइल रैंक ऑफ 51, यानी एक स्टूडेंट है जिसका 72 स्कोर है और उसको 51 परसेंटाइल रैंक है। ठीक है, 51 परसेंटाइल रैंक है, तो इसका मतलब क्या है? पहला ऑप्शन है 51% ऑफ स्टूडेंट को 72 स्कोर के अबव आया है, 72% of student earned a score of 51 or less, 51% of student obtained any score less than 72, या फिर 72% of student earned a score above 51। तो ये आपको बताना है। तो बिल्कुल सही है, आ जाओ यहाँ पर। यहाँ क्या बोल रहा है, 72 obtained a percentile rank of 51, नहीं 51 परसेंटाइल रैंक का मतलब क्या होता है? उतने के नीचे। तो 51 रैंक जो परसेंटाइल है उतने के नीचे वाले बच्चों को कितना आया होगा? 72 आया होगा। तो 51% ऑफ स्टूडेंट्स ऑब्टेन एनी स्कोर लेस देन 72, 72 से नीचे जो भी होंगे 51% स्टूडेंट उनको इससे कम आया होगा। ठीक है, क्योंकि उस बच्चे को 72 आया है। फॉर एग्जाम्पल मान लो ये बच्चा 72 का स्कोर यहाँ पे आया है जिसका 51 परसेंटाइल रैंक है, तो इसके नीचे वाले बच्चे जो होंगे इनको 72 से कम आया होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है, अ करिकुलम वाज ट्रांजैक्टेड इन एन ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन फॉर 4 इयर्स, ड्यूरिंग द 5th ईयर द एक्सरसाइज ऑफ करिकुलम इवैल्यूएशन वाज टेकन अप। ये किस तरीके का करिकुलम इवैल्यूएशन है? मतलब कह रहे हैं 4 साल से कोई करिकुलम को ट्रांजैक्ट कर रहे थे, चल रहा था वहाँ पे ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन में, और 5वें साल में उसका करिकुलम इवैल्यूएशन लिया गया। तो ये कौन सा करिकुलम इवैल्यूएशन है? तो बिल्कुल ये हमारा क्या होगा? समेटिव टाइप होगा। हमने आखिरी में ले रहे हैं, बीच में 4 साल तक हमने कोई भी नहीं ली, कुछ भी सही नहीं किया, कोई भी एक्सरसाइज नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। फॉर्मेटिव इन बिटवीन होता है, तो इसलिए हमारा यहाँ पे क्या हो गया? समेटिव टाइप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करो, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ टेस्टिंग इन गाइडेंस? यानी गाइडेंस में जो हम लोग टेस्ट का पर्पस, टेस्टिंग यूज करते हैं, वो किस समय करते हैं, किस चीज के लिए करते हैं, उसका पोजीशन क्या है? तो यहाँ पे ये पूछ रहा है, देखो और बताओ। Test are substitutes of other techniques. Test supplement other techniques. Test alone facilitate guiding और test never facilitate guiding। तो ये दोनों तो ऐसे ही कर दिया, कभी नहीं और अकेला, कोई भी चीज नॉट पॉसिबल। अब ये सब्स्टिट्यूट मतलब कोई चीज को हटा के टेस्ट का यूज कर रहे हैं, नो। सप्लीमेंट हम कर सकते हैं, दूसरी टेक्निक जो गाइडेंस है उसमें हम टेस्ट को एक सप्लीमेंट की तरह यूज करते हैं, तो ये ऑप्शन हमारा होगा। चलो ये करो 68 नंबर। कौन सा टेस्ट एडमिनिस्टर करेंगे जब एक कांस्टेंट का पर्पस होगा कि वो उसके अंदर की फीलिंग को, उसके जो पूर्वाग्रह है, उसकी जो इच्छा है, उसकी जो सोच है, फीलिंग्स है, डिजायर्स है, उसको वो बाहर ला सके। तो उसके लिए आपको बाहर लाना, यानी कोई चीज आपके अंदर उसको बाहर सामने लाना, तो प्रोजेक्ट करना, यानी प्रोजेक्टिव टेस्ट यूज करेंगे। इंटरेस्ट इन्वेंटरी इसका क्या है? हमारा इंटरेस्ट क्या है उसका हम बनाएंगे। एप्टीट्यूड हमारा एप्टीट्यूड को मेजर करेगा, अचीवमेंट हमारे अचीवमेंट को मेजर करेगा,
तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, प्रोजेक्टिव टेस्ट। तो ये देखो, स्टेटमेंट ऑफ अ रिसर्च प्रॉब्लम इंक्लूड्स द फॉलोइंग, ये पूरा स्टेप लिखा और करेक्ट सीक्वेंस बनाने के लिए बोल रहा है। यानी रिसर्च प्रॉब्लम में तो सब होता है स्टेटमेंट, लेकिन किस सीक्वेंस में होता है तो ये आपको बताना है। करो और बताओ। सो आज जो यहाँ देखते हैं, अब देखो रिसर्च प्रॉब्लम को पहले सबसे पहले हम अपनी एरिया ऑफ स्टडी को देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा एरिया ऑफ स्टडी वन, अब वन कहाँ है, यहाँ यहाँ, ये दोनों तो गया। उसके बाद हम एरिया ऑफ स्टडी के बाद हम सीधा अपनी स्टडी को जस्टिफाई कैसे करेंगे, पहले तो कुछ हमको प्रॉब्लम बताना होगा, तो हम अपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, उस प्रॉब्लम को जस्टिफाई करते हैं, रेशनल देते हैं क्यों हम ये प्रॉब्लम चूज रहे हैं या कुछ नहीं। उसके बाद हम एविडेंस डेफिशिएंसी रिसर्च गैप देखने की कोशिश करते हैं और फिर आइडेंटिफाई करते हैं रिसर्च प्रॉब्लम, ठीक है। यानी हम सबसे पहले तो सॉरी इमर्जेंस ऑफ द प्रॉब्लम, नॉट आइडेंटिफाई प्रॉब्लम को, इमर्जेंस और प्रॉब्लम जो है जब हम गैप देखते हैं तो और क्या प्रॉब्लम हो सकता है ये देखते हैं। तो हमारा सीक्वेंस क्या हो गया, ये हो गया। चलो ये क्वेश्चन करो, बहुत इजी है ये। इसलिए सारी थ्योरी मैंने अपने यूनिट 3 में पढ़ाई हुई है और बहुत ही अच्छे से और डिटेल में पढ़ाई है। जो मैंने नहीं देखा वो जरूर देखो, अगर नेट का भी एग्जाम दे रहे हो या किसी भी जगह का एग्जाम दे रहे हो एजुकेशन रिलेटेड, तो ये बहुत काम आने वाला है। तो यहाँ पे मैं ये चारों थ्योरी नहीं एक्सप्लेन करूंगी, मैंने सबको डिटेल में बहुत अच्छे से बताया हुआ है। तो आज यहाँ पे लैटिन लर्निंग की बात करो, और लैटिन लर्निंग का जो टर्म है वो टॉलमैन ने अपने साइन स्टाइल लर्निंग थ्योरी में दी थी। टॉलमैन का लैटिन लर्निंग क्या कहता है, कोई जो लर्निंग है उसको हम रिस्पॉन्स या प्राइमरी रिस्पॉन्स या प्राइमरी रीइंफोर्समेंट से नहीं कराते, ऑलरेडी उनमें छुपा हुआ था वो लर्निंग। यानी अगर कोई चूहा है वो मेज में घूम रहा है, यानी भूलभुलैया में चल रहा है, आज गया, दो गया, 3 दिन गया, चौथे दिन खाना कहीं और ले, तो उसकी वो लर्निंग हो जाती है, वो अपने आप वहाँ पहुँच जाता है। तो वो ये बोलना चाहते हैं लैटिन लर्निंग के टर्म से। इसको मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में बताया, आप वहाँ से भी देख सकते हो। ये क्या है हमारा टॉलमैन का साइन स्टाइल थ्योरी। नेक्स्ट, इक्वालिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज पॉसिबल बाय, बहुत इजी क्वेश्चन है तो ऐसे ही देख के बता दोगे। पब्लिक फंडिंग ऑफ एजुकेशन, ओपनिंग मोर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, privatizing the education system या extending portal of education institution to all without any discrimination। तो आंसर आपको यही मिलेगा, सिर्फ पब्लिक के फंड से नहीं, बहुत सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को ओपन करके नहीं, एजुकेशन सिस्टम को प्राइवेटाइज करके नहीं, लेकिन हम पोर्टल्स को ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ पे होगा। According to Carl Rogers, a congruent counselor is one whose actions are not at odds with his or her feelings and thoughts, whose expression reflect what the client is presenting, whose choice of techniques remain constant, who present as empathetic at all time। तो कार्ल रॉजर का कन्ग्रुएंसी और इनकन्ग्रुएंसी ये भी थोड़ी मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा है। कन्ग्रुएंसी का मतलब है जो रियल सेल्फ है और जो आइडियल सेल्फ है वो एक जैसा। इनकन्ग्रुएंसी का मतलब है रियल सेल्फ और आइडियल सेल्फ में बहुत डिफरेंस। तो यहाँ उन्होंने कन्ग्रुएंसी का पूछा है, यानी उनका एक्शन अलग नहीं हो उनके फीलिंग्स और थॉट्स के साथ, जो वो सोचते हैं वही वो करते हैं, तो दैट इज द कन्ग्रुएंसी। तो यहाँ पे क्या होगा, ये होगा।
हमारा पूछा द स्केल यूज्ड फॉर स्टैटिस्टिकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉ स्कोर इनटू सिग्मा स्कोर, यानी हम लोग एक्स को जब जेड में यूज करते हैं तो उस समय जब हम लोग एमपीसी का इस्तेमाल करते हैं, जो भी उस समय हमारा मीन और मीडियन या मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन ये में से कौन सा वैल्यू सही है। तो एमपीसी को ध्यान रखो और बताओ। तो यहाँ पर हमारा मीन 0 होता है, जब हम लोग एमपीसी बनाते तो करते हैं ना, मीन 0 और स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा 1 होता है। ठीक है, +1 सिग्मा +2 तो 1 से शुरू होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 1 और मीन 0। ठीक है, अब ये तो बहुत थ्योरी, बिहेवियरिस्ट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन किसके द्वारा दिया गया है। मोटिवेशन ये बस एक हमें कंफ्यूज करने के लिए, मेनली बिहेवियरिस्ट थ्योरी सबसे पहले किसके थ्रू आया था, तो दैट वाज कौन, वाटसन। ठीक है, या बाकी हर की थ्योरी भी मैंने पढ़ा रखी है, स्कीनर की थ्योरी पढ़ा रखी है। ठीक है, तो ये है वाटसन यहाँ पर। चलो ये क्वेश्चन करो। Which of the following pair of sampling techniques are mostly related to each other? Snowball and opportunity sampling, stratified and quota sampling, purposive and accidental sampling, या फिर quota and dimension। तो आ जाओ, snowball क्या है, रिफरेंसिंग है। अपॉर्चुनिटी सैम्पलिंग है, अपॉर्चुनिटी मतलब एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं हमारे कन्वीनियंस के अनुसार हमारा अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिल रहा है, हमें यहाँ है कन्वीनियंस है तो हम उठाते चलेंगे, उस टाइप का। यानी स्ट्रैटिफाइड और कोटा दोनों अलग अलग है। स्ट्रैटिफाइड में स्ट्रेटा बनाते हैं और कोटा में कोटा डिसाइड करते हैं, 50% मेल है 50% फीमेल बटा है, उसमें से एक मेल एक फीमेल चाहिए। स्ट्रैटिफाइड में अलग अलग करते हैं। यहाँ पे एक डायमेंशन में देखते हैं, पर्पजिव और एक्सीडेंटल में बिल्कुल डिफरेंस है। पर्पजिव हम कोई पर्पस के अनुसार उठाते हैं और एक्सीडेंटल सैम्पलिंग जो है एक्सीडेंट मतलब कहने से ये भी हमारा क्वालिटी को नॉन पैरामीट्रिक सैम्पलिंग है। जो ये कोटा और डायमेंशन दोनों एक है, एक ही नाम है, कोटा है या किसी का डायमेंशन, मेल डायमेंशन फीमेल डायमेंशन, तो ये दोनों सैम्पलिंग सेम है, कोटा एंड डायमेंशन सैम्पलिंग। ठीक है, चलो ये करो। अभी जस्ट हम लोग इसको डील किए हैं, ऊपर में दूसरे क्वेश्चन या ऑप्शंस के टर्म है, तो क्या अपना पर्सनालिटी असेसमेंट टेक्निक, जहाँ पे मेन पर्पस क्या है, अनकवर करना है किसको, पर्सन के अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट को, उसके डर को, उसके कंसर्न को क्या करना है, अनकवर सामने लाना है। उसके बिहेवियर का एनालिसिस करके नो, सब्जेक्टिव टेक्निक यानी अपना अनुमान लगा के नो, सेल्फ रिपोर्ट में तो हम कुछ भी ऐसा जल्दी लिखते नहीं तो नो, प्रोजेक्टिव टेक्निक हम प्रोजेक्ट करते हैं उस चीज को अलग अलग टेस्ट से, जैसे थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, इन सब के थ्रू, तो दैट इज, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, प्रोजेक्टिव टेक्निक। ठीक है, चलो ये करो। द बेसिक पर्पस ऑफ रिव्यू ऑफ द लिटरेचर रिसर्च इज, एक्चुअली इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मतलब क्या बोलते हैं, इस जो उन्होंने आंसर दिया उस पर कंफ्यूजन है, क्योंकि हम रिसर्च लिटरेचर किस लिए करते हैं, रिसर्च गैप के अनुसार, और पीछे उन्होंने डिफिशिएंसीज को गैप के टर्म में दिया है, तो हमारा आंसर तो ये होना चाहिए, बट उन्होंने ये दिया है, किस बेसिस पे दिया है, क्योंकि हम किसी सब्जेक्ट के ऑथोरिटी बनने के लिए तो लिटरेचर रिव्यू नहीं करते हैं, है ना, तो इसीलिए यहाँ इस क्वेश्चन का थोड़ा सा पेचीदा, मैंने अपने हिसाब से बोला तो एग्जामिन द ट्रेंड ऑफ रिसर्च, ये भी देखने के लिए लिटरेचर रिव्यू नहीं करते, रिसर्च प्रॉब्लम हम प्रायोरिटी हाँ ये देखने के लिए कर सकते हैं, लेकिन हम पहले रिसर्च गैप देखते हैं, उसके हिसाब से रिसर्च प्रॉब्लम डिसाइड करते हैं, तो ये मेन पर्पस होना चाहिए। तो बाकी आंसर यहाँ पे उन्होंने ये दिया है। ठीक है, ये दोनों प्रैक्टिस लीड टू परफेक्शन इन द कांसेप्ट ऑफ, बिल्कुल सही।
एकदम हमारा क्या होगा, लॉ ऑफ इफेक्ट। प्रैक्टिस लीड्स टू परसेप्शन, परफेक्शन, लॉ ऑफ इफेक्ट। ठीक है, परफेक्शन इफेक्ट हो रहा है, प्रैक्टिस करके हमारा इफेक्ट दिखता है। ओके, सॉरी लॉ ऑफ इफेक्ट कह रही हूँ मैं, वो प्रैक्टिस तो एक्सरसाइज कर रहे हैं ना, हमारा लॉ ऑफ एक्सरसाइज। ठीक है, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। Gestalt theory postulates that people use principles to organize their perception. Which of the following principle is not according to Gestalt theory? कौन सा प्रिंसिपल जो है Gestalt theory के अकॉर्डिंग नहीं है? तो फिगर एंड ग्राउंड तो हम लोग पढ़े हुए हैं, ये भी मैंने एक क्वेश्चंस अपने प्रीवियस क्वेश्चंस ये सब में कंटेंट में पढ़ाया है। फिगर एंड ग्राउंड का क्या मतलब है, कुछ ऐसा डायग्राम बना हुआ है, ऐसे देख पीछे का बैकग्राउंड बैक मतलब अगर तुम नहीं ध्यान दे रहे इसको दे रहे ये अलग सब सेप दिखता है, अगर हम इसको ध्यान नहीं दे रहे और बैकग्राउंड को ध्यान दे रहे तो अलग। प्रॉक्सिमिटी किसकी बात करता है, नियरनेस की बात करता है, कितना कोई चीज नियर है। और सिमिलैरिटी, सिमिलर कलर्स अलग, शेप्स अलग है, लेकिन ऐसे सिमिलर एक जगह रखे हैं तो सिमिलर दिखते हैं। पर ये कॉम्प्लेक्सिटी नाम का कोई भी उन्होंने जो है नहीं दिया था प्रिंसिपल, तो ये हमारा 79 का डी होगा। ठीक है, अब ये बहुत मतलब एक अलग सा बेसिक कॉन्सेप्ट है, पियाजे के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा अलग कर दिया है, जिसमें उन्होंने बताया टीचर नोटिस की पिया जो है 5 साल की लड़की है, वो रेड व्हाइट और ब्लू ब्लॉक्स को अलग कर सकती है। अगले टाइम देखा गया कि वो जो है ब्लॉक्स को कलर से दोनों से कर पा रही है। ठीक है, मतलब फिर देखा गया कि अदर टाइम सी कैन सेपरेट ब्लॉक कलर के साथ भी शेप के साथ भी। तो ये प्रिया का कौन सा इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है ये पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे पियाजे का ही स्टेज है कि एसिमिलेशन आउटवे कर रहा है अकोमोडेशन को, या अकोमोडेशन आउटवे कर रहा है एसिमिलेशन को, तो दोनों में से कोई भी आपने यहाँ स्टेबलाइजेशन इक्विलिब्रिएशन की तरफ चलते स्टेबलाइजेशन हम सब कर पा रहे हैं। ठीक है, ये होगा, बाकी ये तीनों चारों टर्म्स हमारा पियाजे वाला ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 81 है, वन वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस किसको इंक्लूड करता है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दो, एक 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 दोनों। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल वहां पे एक होता है, वन वे एनालिसिस, एक तरीके से वन वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ हमारा वन इंडिपेंडेंट। जब टू वे होता है तो वहां पे टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेने की कोशिश करते हैं, या तो इंडिपेंडेंट वन और डिपेंडेंट का दो से ज्यादा फैक्टर ले लेते हैं। Which part of the thesis provide information about the evidences relating to research problem? तो ये तो आंख बंद करके एविडेंसेस कहाँ से मिलेगा रिसर्च प्रॉब्लम में, हमारे लिटरेचर से। नेक्स्ट टर्म है एप्रिसिएशन मीन्स, एप्रिसिएशन का मतलब क्या है, एप्रिसिएटिंग अ सिचुएशन, एस्टिमेटिंग अ सिचुएशन, रिसीविंग अ सिचुएशन बोल्डली एंड कॉन्फिडेंटली, या किसी सिचुएशन को परसीव करना यानी समझना इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस, यहाँ पार्ट नहीं यहाँ पास्ट होना चाहिए था, उन्होंने गलती किया है। तो आज एप्रिसिएशन का मतलब यही है कि आप कैसे, आपका माइंड कैसे नए कंसेप्ट में या नए कॉन्टेक्स्ट में अपने जो इंफॉर्मेशन है उसको पुट करता है। ठीक है, यानी कि अपने एक्सपीरियंसेस को कैसे हम नए सिचुएशन में या नए तरीके से पुट कर रहे हैं, दैट इज एप्रिसिएशन। ठीक है, यानी एक मेंटल प्रोसेस है ये, जहाँ पे हम अपने परसेप्शन को या आइडिया को एसिमिलेट करते हैं एग्जिस्टिंग नॉलेज के साथ। अब छोड़ सॉरी मुझे प्री स्कूल चिल्ड्रन के लिए कौन सा टूल एप्रोप्रिएट होगा अगर हमें डाटा कलेक्ट करना है तो कौन होगा वो हमारा, बिल्कुल से हमारा यहाँ पे क्या होगा, ऑब्जर्वेशन, क्योंकि हम इंटरव्यू नहीं ले सकते हैं छोटे बच्चों का, प्री स्कूल चिल्ड्रन बोला उनकी इंटरेस्ट इन्वेंटरी नहीं दे सकते, और ना ही सोशियोमेट्री से हमें यहाँ पूछा उनके बिहेवियर को देखना है, तो सोशियोमेट्री से कैसे करें। सोशियोमेट्री क्या है, ग्रुप में सोशल, ग्रुप में सोशल बेसिस में हम सभी से ग्राफ के वेब के फॉर्म में हम सबका वोटिंग कराते हैं सोशल तरीके से।
तो ऑब्जर्वेशन, ठीक है। सब्जेक्ट जो है वो इंटेंशनली ये एग्जिबिट कर रहा है एक आर्टिफिशियल बिहेवियर, जब उसको ये पता चल रहा है कि कोई उसको बाहर से देख रहा है। तो कौन सा ये जो है लिमिटेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग बियर्स, इस ये लिमिटेशन किसके अंदर आएगा? तो ऑफ कोर्स पार्टिसिपेशन ऑब्जर्वेशन टेक्निक के अंदर आएगा, जब हम पार्टिसिपेशन को देख रहे हैं। क्वेश्चन करते हैं, बहुत इजी है। डिसलेक्सिया रीडिंग के साथ, ठीक है। डिस्कैल्कुलिया मैथ्स के साथ, डिस्ग्राफिया राइटिंग के साथ, और डिस्पेजिया मोटर स्किल के साथ। ये सारा मैंने यूनिट 10 के जो यूनिट 10 का कॉन्सेप्ट है वहाँ भी बताया हुआ डिटेल में, वो भी किसी ने नहीं देखा तो जरूर देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट टूल्स ऑफ पर्सनालिटी प्रोजेक्टिव टेस्ट है। अगेन मैंने पहले भी बोला है, प्रोजेक्टिव टेस्ट का मतलब क्या, हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं किसी चीज को, ठीक है। तो ये कैटल का 16 पर्सनालिटी फैक्टर की बात कर रहा है, 16 पीएफ। ऐसे तो कैटल ने सोर्स स्टेट सरफेस ले लिया, उसी के लिए उन्होंने 16 पीएफ का भी एक स्केल करके बनाया था। ये भी मैंने अपने कैटल के थ्योरी में बताया है। नेक्स्ट आ जाओ ईपीपीएस। ये ईपीपीएस क्या है? ये हमारा जो है एल एडवर्ड के द्वारा डेवलप हुआ था, ठीक है। एल एडवर्ड के द्वारा डेवलप किया गया था, और इसमें फोर्स्ड चॉइस होते हैं, मतलब आपको चुनना है इन्हीं में से, ठीक है। सब्जेक्टिव होता है ये, फोर्स्ड, सॉरी ये सब्जेक्ट करेंगे, फोर्स्ड चॉइस होते हैं, ऑब्जेक्टिव होता है, मतलब सब्जेक्टिव नहीं ऑब्जेक्टिव होता है। यस नो में चुनना है तो ऑब्जेक्टिव है ये। नॉन प्रोजेक्टिव है, इसको हम प्रोजेक्ट नहीं कर सकते हैं, तो ये भी है कि यहाँ प्रोजेक्टिव पूछा है, इसको हम प्रोजेक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये पर्सनालिटी इन्वेंटरी है। नेक्स्ट है एमएमपीआई। ये जो एमएमपीआई है ये भी हमारा क्या है, ये जो है हमारा एक हमारे पर्सनालिटी इंटरेस्ट को एसेस करता है, साइकोपैथोलॉजी की बात करता है। इसका प्राइमरी इंटरेस्ट होता है कि ये देखने के लिए कि कोई ऐसा जिनको मेंटल हेल्थ है या जो मेंटल इशू या कोई क्लिनिकल इशू के साथ है, उनका उस सस्पेक्ट को चेक करने के लिए ये एमएमपीआई का यूज होता है। तो ये हमारा थीमेटिक एप्रिसिएप्शन है, ये हमारा प्रोजेक्टिव टेस्ट, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, एम्बिगुअस सीन्स, मतलब ऐसे पिक्चर के फॉर्म में सीन्स अलग अलग अजीब जिनके दो या दो से अधिक मतलब होते हैं वो दिखाते हैं, इसलिए इसको पिक्चर इंटरप्रिटेशन टेक्निक भी बोलते हैं, पिक्चर इंटरप्रिटेशन टेक्निक। अब नेक्स्ट है एक्सपेरिमेंटल, हिस्टोरिकल, फेनोमेनोलॉजिकल और डिस्क्रिप्टिव। तो एक्सपेरिमेंटल में तो हम इंफरेंशियल स्टैटिस्टिक्स का यूज करते हैं, टी टेस्ट टेस्ट ये सब। हिस्टोरिकल में फिजिसिज्म यूज करते हैं, तो देख लो ए का 5 और बी का 3, देखिए यहाँ आ गया ए का 5 और बी का 3। फेनोमेनोलॉजिकल, सी का 4 एक्सप्लोर करते हैं, फेनोमेना जानने की कोशिश करते हैं, इवेंट को एक्सप्लोर करते हैं। और डिस्क्रिप्टिव में हम एक्सप्लेनेटरी की रिसर्च प्लानिंग करने की कोशिश करते हैं। अब पूछ रहे कौन सा जो ट्रू नहीं है अपलिफ्टमेंट ऑफ शेड्यूल ट्राइब के लिए, शेड्यूल ट्राइब को अपलिफ्ट करने के लिए, तो कौन सा नहीं है? मेन स्ट्रीम एजुकेशन, बिल्कुल मेन स्ट्रीम एजुकेशन हम अपलिफ्ट करते हैं, अगर मेन स्ट्रीम में हमको एजुकेशन देंगे तो। आइसोलेशन, इसको भी साइड रखते हैं। एसिमिलेशन, यानी कि हम किसी चीज को एसिमिलेट कर रहे हैं, ये भी ठीक है। इंटीग्रेशन, ये भी ठीक है। देख रहे हो ये सब हमको मिलाने की बात कर रहा है, लेकिन ये अकेलापन की बात कर रहा है, तो इसलिए हमारा ये क्या हो गया, ये हो गया। ये नहीं है, अपलिफ्ट नहीं करेगा, अकेला छोड़ेगा तो अपलिफ्ट कैसे करेगा। तो ये भी कर लेते हैं यहीं पे। सलाइवेशन टू बेल इन द क्लासिकल कंडीशनिंग इज कॉल्ड कंडीशन। तो टू द बेल पूछा है, सलाइवेशन हमारा कंडीशन रिस्पांस होता है और अनकंडीशन रिस्पांस होता है, लेकिन ये पूछा है बेल के साथ सलाइवेशन, तो बेल के साथ जो सलाइवेशन है वो क्या होता है, हमारा अनकंडीशन रिस्पांस होता है, ठीक है। मतलब सॉरी कंडीशन रिस्पांस होता है, कंडीशन लग रहा है कौन, बेल। Which theory of intelligence is considered to be forerunner? पहले आया था for the concept of emotional intelligence, तो कौन है हमारा
गार्डनर थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। और ये इमोशनल इंटेलिजेंस के क्या क्या फैक्टर हैं सब कुछ मैंने डील किया है। तो इलेक्ट्रिकल ये सारा थ्योरी भी मैंने डील किया है। अगर ये सब किसी ने नहीं देखा है तो जरूर देखो। नेक्स्ट, ईगो वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ प्लेजर सीकिंग। तो ये तो हमारा ईड का हो गया, प्लेजर सीकिंग के लिए वो काम करता है। रियलिटी एंड सोशल नॉर्म, तो बिल्कुल ईगो, ईगो और सुपर ईगो। सुपर ईगो क्या बोलते हैं, हम डाइट पे हैं। ईगो कोशिश करता है मतलब हम रूल्स भी ना तोड़े और उसका काम भी पूरा हो जाए। इसलिए हमारा ये क्या होता है, रियलिटी एंड सोशल नॉर्म के वर्क प्रिंसिपल पे वो वर्क करता है। ठीक, डिफेंस मैकेनिज्म कब यूज होता है, पर्सनल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, अनप्लीजेंट सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए, एडजस्टमेंट प्रोसेस को प्रमोट करने के लिए, या हॉस्टिलिटी ऑफ अदर्स को काउंटर करने के लिए। किसी के रहन सहन को मतलब हॉस्टाइल नेचर काउंटर करने के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा, हम एडजस्टमेंट की वजह से यूज करते हैं हमारा क्या, डिफेंस मैकेनिज्म। इंट्रोस्पेक्शन, इंट्रोस्पेक्शन मतलब इंट्रोस्पेक्ट करना, खुद से पूछना एंड और सारा कुछ। तो किसमें आएगा, हमारा स्ट्रक्चरलिज्म। ठीक है, ये सब भी यूनिट 2 का पार्ट है, ये मैं पढ़ाऊंगी, तब डील करेंगे। अभी ये सारा फंक्शन छोटे छोटे में ये डिस्कस करने वाला नहीं है। हल कंसेप्ट ऑफ ड्राइव रिडक्शन इज इंसेंटिव कंसेप्ट किस पे बेस्ड है, तो हल का लर्निंग किस पे बेस्ड है। तो ये तो बोलना ही नहीं, हमारा मोटिवेशन प्रोसेस, मोटिवेशन मिलता है, हमारा ड्राइव रिड्यूस होता है, तो हम उस चीज के लिए और मोटिवेटेड होते हैं, ये काम करना है आगे। नेक्स्ट, सोशलिज्म एज कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू क्या इंप्लाई करता है, इक्विटी, इक्वालिटी, रिकंस्ट्रक्शन या मोबिलिटी। तो बिल्कुल सोशलिज्म सोशल इक्वालिटी की बात करता है। अचीवमेंट मोटिवेशन कैन बी मेजर्ड बाय, अचीवमेंट मोटिवेशन को कैसे मेजर करेंगे, बिनर सिमन स्केल से, सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल से, या टैक्स या रैबिट प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स। तो ये चारों क्या है पहले ये देख लेते हैं। बिनर सिमन स्केल जो है ये हमारा इंटेलिजेंस को मेजर करने के लिए होता है। ठीक है, ये हमारा वर्बल स्किल्स ऑफ चिल्ड्रन, मेमोरी, ये सब अटेंशन, इन सबको हेल्प करता है मेजर करने में। सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल क्या है, ये जो है डिफरेंशिएट करता है, ये क्वालिटेटिव मीनिंग ऑफ थिंग को देखने की कोशिश करता है, जिसको हम रिवोक करते हैं किसी कॉन्सेप्ट से। क्वालिटेटिव मीनिंग क्या निकालना है, घर का डिनोटेशन मतलब क्या है और क्वालिटेटिव मतलब क्या है, मेरी फीलिंग क्या है घर को लेकर, घर हम किसको समझते हैं। ठीक है, तो क्वालिटेटिव थिंग या चीज़ों को ये डिस्क्राइब करने में हेल्प करता है। हमारे रिस्पोंडेंट का जो एटीट्यूड है उसको समझने की कोशिश करता है, उसके कंसेप्ट को, उसके इवेंट्स को, ये सारा कुछ। ये एक तरीके से टू पोलर होता है या बाई पोलर होता है। जैसे हैप्पी और सैड, और इसके बीच में हमारा 5 पॉइंट है। हैप्पी कितना, 1 2 3, सैड होते होते, या फिर हमारा ब्राइट या डार्क। तो यहाँ पे बाई पोलर एडजेक्टिव्स का यूज करते हैं। और थीमेटिक एप्रिसिएशन क्या है, अभी जस्ट मैंने डिस्कस भी किया, ये थीम के अनुसार अचीवमेंट को देखते हैं यहाँ पर हम लोग। ठीक है, थीमेटिक एप्रिसिएशन की ये प्रोजेक्टिव टेस्ट है, यहाँ पे आपका जो इनसाइड फीलिंग्स है वो सब सामने आता है। तो अचीवमेंट मोटिवेशन हम इसी से मेजर करते हैं। और ये जो रैवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस है, ये क्या है, ये नॉन वर्बल टेस्ट है। इसमें हम कोई चीज ऐसे ऐसे कुछ कुछ दे देते हैं और जो मिसिंग होता है उसको खोजना होता है। ठीक है, फैक्टर्स लाइक ऑर्थोडॉक्स, रिजिड, कास्ट एंड पब्लिक ओपिनियन किसके अंदर आते हैं, इकोनॉमिक बैरियर में, सोशल बैरियर में, साइकोलॉजिकल या कल्चरल बैरियर में। तो इसके अंदर आते हैं हमारे सोशल बैरियर में। ठीक है, which is the following more comprehensive than measurement, measurement से ज़्यादा। हम लोग ऐसे शुरू करते हैं ना, measurement, ये सबसे पहले measurement, फिर assessment, फिर evaluation। तो कौन सा हमारा evaluation। ठीक है, और person adopts anything from dominant culture, ये किसी और के culture से जो dominant है तो उसको क्या बोलते हैं, universalization of culture, culture bound, a culture या culture lab, उसको हम लोग एक culturation बोलते हैं। ठीक है,
सो चलो हमारा 2018 का फिनिश हो गया है। अब हम लोग 2020 का क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। 2020 WB सेट करेंगे, लेकिन कल जो है हमारा 2019 वाला जो जून का नेट का पेपर चल रहा था वो मैं करूँगी, ठीक है। तो चलो गुड नाइट एवरीवन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके। सो बाय, टेक केयर।